संजीवनी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स है उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। इसके पहले भाग 1 और भाग 2, भाग 1 जो कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है और भाग 2 जो कि नागरिकता है उसको कंप्लीट कराया जा चुका है। दोनों भागों में आप देखिएगा, सबसे पहले महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ाए गए थे और फिर उसके बाद उसका डिस्क्रिप्टिव जो था वर्णनात्मक वो पढ़ाया गया था। तो उसी तरीके से हम लोग भाग 3 का भी अध्ययन करेंगे। भाग 3 का जो जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है पहले उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो जो उसमें महत्वपूर्ण डिस्क्रिप्टिव है उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स भी करिए। आप लोगों को संजीवनी क्लासेस में जीएस से संबंधित जो भी चैप्टर है, जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, जनरल साइंस हो, है ना, संविधान यानी पॉलिटी हो, और साथ ही साथ रीजनिंग की क्लासेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। भाग 3 मौलिक, इसको मूल भी बोलते हैं, मौलिक या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, ये कहां से कहां तक है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। जैसा कि पहले भी मैं आपको बताते रहा हूं, हर एक भाग का क्या विषय वस्तु है सबसे पहले आपको ये याद करना है, और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वो है वो भी आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, और खास करके भाग 3 और भाग 4 ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। अब यहां एक चीज महत्वपूर्ण मामला समझिएगा, भारतीय संविधान में 2 ऐसे भाग हैं, एक भाग 3 और दूसरा भाग 4। भाग 3 मौलिक अधिकार है और भाग 4 राज्य के नीति के निर्देशक तत्व है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक आएगा। ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान में ये 2 ऐसा भाग है जिसमें आम व्यक्ति यानी नागरिकों के अधिकार को रखा गया है। यानी कहने का मतलब इन दोनों भागों में आपको अधिकार दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चलिए ठीक है, अधिकार दिए गए हैं तो ये 2 भाग क्यों बना दिए गए? एक ही भाग में आम व्यक्ति के अधिकारों को दे दिया जाता, 2 भाग बनाने की क्या आवश्यकता हो गई? तो ध्यान रखेंगे, भाग 3 के तहत जो आपको अधिकार दिए गए हैं और भाग 4 के तहत जो आपको अधिकार दिए गए हैं, इन दोनों अधिकारों में अंतर होता है। पहला अंतर समझिएगा, जो मौलिक अधिकार है ये यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और जो भाग 4 राज्य के नीति के निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पहला अंतर तो ये हुआ। अब दूसरा अंतर इसमें जो महत्वपूर्ण है कि इन दोनों अधिकारों में अंतर क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे, भाग 3 यानी मौलिक अधिकार के तहत जो आपको अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार को लागू करने के लिए सरकार बाध्यकारी होती है, यानी सरकार को हर हाल में उसे लागू करना होता है। अगर सरकार लागू नहीं करती है आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, न्यायालय उसे लागू करवाती है। ठीक है, वहीं भाग 4 जो कि राज्य के नीति के निर्देशक तत्व है, इसके तहत जो आपको अधिकार दिए गए हैं उसे लागू करने के लिए सरकार बाध्यकारी नहीं होती है, सरकार मजबूर नहीं होती है। अगर सरकार लागू नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में आप न्यायालय की शरण में भी नहीं जा सकते हैं। मामला स्पष्ट है। भाग 3 मौलिक अधिकार में जो भी आपको अधिकार दिए गए हैं सरकार को हर हाल में लागू करना होता है। अगर सरकार लागू नहीं करती है न्यायालय में आप जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, न्यायालय उसे लागू करवाती है। और भाग 4 में जो आपको अधिकार दिए गए हैं वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। सरकार अगर लागू करती है तो ठीक है, और नहीं लागू करती है तो आप न्यायालय की शरण में भी नहीं जा सकते हैं। ये मामला बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे। ये देखिएगा आगे उदाहरण के साथ आएगा।
ठीक। तो इसके बाद इसलिए देखिएगा, जो भाग 3 मौलिक अधिकार है ये सरकार के लिए नकारात्मक होता है, और जो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व है ये सरकार के लिए सकारात्मक होता है। नकारात्मक का मतलब मौलिक अधिकार देखिएगा सरकार को रोकता है कि सरकार को क्या क्या नहीं करना है, और भाग 4 जो कि राज्य के नीति के निर्देशक तत्व है ये सरकार को एक प्रकार का निर्देश देती है, वो भी उपदेशात्मक निर्देश देती है। उपदेश है ना, सरकार चाहे तो उसको लागू कर सकती है, नहीं भी लागू कर सकती है। तो चलिए यहां तक मामला स्पष्ट हुआ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें 2 ऐसे अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 12 और 13। 12 पहले समझेंगे, मूल अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या है, तो मूल अधिकार की परिभाषा। ठीक, अभी मैं कुछ देर पहले जो आपको मौलिक अधिकार क्या है जो मैं बता रहा था कि ये सरकार के लिए बाध्यकारी है, सरकार को हर हाल में लागू करना होता है, यही परिभाषा अनुच्छेद 12 में दिया गया है। ठीक, अब अनुच्छेद 13 समझिएगा। मूल अधिकार से असंगत रखने वाली विधियां शून्य मानी जाएगी। ठीक, देखिए कितना महत्वपूर्ण अनुच्छेद 13 में प्रावधान आता है। मूल अधिकार को मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार से असंगत रखने वाली विधियां शून्य मानी जाएगी। एक तो पहली बात की जो मौलिक अधिकार में हम लोगों को जो अधिकार दिया गया है, पहली बात की सरकार उसको लागू करने के लिए बाध्यकारी है, हर हाल में सरकार को लागू करना है। दूसरा नंबर ये समझिएगा अनुच्छेद 13 क्या कह रहा है, अगर सरकार ऐसा कोई कानून बनाता है जो मौलिक अधिकार से असंगत रखता हो, असंगत मतलब बेमेल, उल्टा, विपरीत, अगर सरकार मौलिक अधिकार से उल्टा विपरीत अगर कोई कानून बनाती है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 13 कहता है कि जो सरकार इसके विपरीत कानून बनाएगी, विधि मतलब कानून, विधि का मतलब कानून जो बनाएगी वो क्या मानी जाएगी, शून्य मानी जाएगी। शून्य मतलब खत्म, वो लागू नहीं हो सकती है। ठीक ना, मौलिक अधिकार में जो जो अधिकार दिए गए हैं अगर उसके उल्टा सरकार कानून कोई भी बनाती है वो शून्य माना जाएगा, खत्म माना जाएगा। यही अनुच्छेद 13 में प्रावधान किया गया है। ठीक, तो अनुच्छेद 12 और 13 आप समझ गए। अब मामले को आगे समझिएंगे। देखिए मौलिक अधिकार जिसमें आपको अधिकार दिए गए हैं उसकी शुरुआत अनुच्छेद 14 से होता है। अनुच्छेद 12 में और 13 में तो आप समझ गए कि मौलिक अधिकार की परिभाषा से संबंधित ये दोनों है। अब जो हम लोगों को अधिकार दिया गया है भाग 3 में वो अनुच्छेद 14 से शुरू होता है और 35 तक जाता है। ऐसे तो ये 12 से लेकर 35 तक है, तो 12 में परिभाषा हो गया और 13 में अभी मामला आपने समझा। तो जो हम लोगों को अधिकार दिया गया है वो 14 से शुरू होकर 35 तक जाता है। पहली बात ये। दूसरी बात, जो मौलिक अधिकार है संविधान में जो हम लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है इसको क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। कुल मिलाकर के मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो 6 है। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हम लोगों को दिया गया है। कौन कौन सा 6 है देखेंगे आप। पहला समता, समता का मतलब होता है समानता, समानता मतलब बराबरी, समता या समानता का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद
19 से लेके 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद, इसमें दो ही अनुच्छेद है, 23 और 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से लेके 29 तक है, 25 से लेके 28 तक है। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, मैंने गलत लिख दिया। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये अनुच्छेद 29 और 30 है, केवल दो ही अनुच्छेद है। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये है अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक। ठीक, यही 6 आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, है ना। इस तरीके से टोटल 6 आपको संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब यहां ध्यान रखेंगे, ये 6 आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन कौन सा मौलिक अधिकार है या नहीं है, करके पूछेगा। तो पहली बात, ये 6 स्वतंत्रता आपको याद रखना है। दूसरा नंबर, कौन सा मौलिक अधिकार में जो स्वतंत्रता है कहां से लेके कहां तक है, यह भी आपको याद रखना है। यह भी काफी पूछा जाता है। जैसे समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 है। तो यह भी आपको याद रखना है, ठीक ना, कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। अब यहां एक चीज गौर करिएगा, 14 से ये शुरू होकर के 35 तक तो जाता है, ठीक है, ठीक, 35 तक ये खत्म हो जाता है भाग 3। अब यहां एक चीज देखिएगा, अनुच्छेद 31 गायब है, अनुच्छेद 31 नहीं है। जैसे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29-30 है। असंवैधानिक उपचारों का अधिकार देखिएगा 32 से लेकर 35 तक है। तो फिर सवाल उठता है कि अनुच्छेद 31 कहां गया। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, मूल संविधान में, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 वाला, उसको हम लोग मूल संविधान बोलते हैं। समय के अनुसार इसमें बहुत सारे संशोधन करके बहुत से प्रावधानों को जोड़ा भी गया है और हटाया भी गया है। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करता था, 7 हुआ करता था। वर्तमान में ये 6 है, लेकिन पहले ये 7 था। तो पहले मौलिक अधिकार में देखिएगा, जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, यह भी मौलिक अधिकार के रूप में भाग 3 में दिया हुआ था। जैसा कि पहले ही मैंने बता दिया है कि भाग 3 यानी मौलिक अधिकार में जो भी प्रावधान शामिल किए गए हैं, वो हम लोगों का एक बहुत बड़ा अधिकार होता है और सरकार के लिए बाध्यकारी होता है। तो संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल था। और शुरू से ही इस पर देखिएगा विवाद चल रहा था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में न दिया जाए, इसको कानूनी अधिकार के रूप में दिया जाए। तो आप देखिएगा 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था, इस 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, इसको खत्म कर दिया गया।
और जो संपत्ति का मौलिक अधिकार जो था वो पहले भाग 3 में 2 जगह लिखा हुआ था, एक अनुच्छेद 31 में और दूसरा अनुच्छेद 19 च में। भाग 3 में ये 2 जगह लिखा हुआ था, अनुच्छेद 31 में और दूसरा अनुच्छेद 19 च में। तो इसी वजह से देखिएगा अनुच्छेद 31 गायब मिला है, वहां कुछ नहीं है क्योंकि उसको हटा दिया गया। इसी तरीके से जब मैं अनुच्छेद 19 पढ़ाऊंगा तो 19 में भी देखिएगा टोटल 6 स्वतंत्रता आपको दिया गया है। अनुच्छेद 19 क ख ग घ अंग, अंग के बाद देखिएगा 6 आ जाएगा, च गायब मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया तो दोनों जगह से इसको हटा दिया गया और इसको देखिएगा अनुच्छेद 300 क में शामिल किया गया, जो कि भाग 12 में आएगा, आगे का विषय है। भाग 12 जब आएगा वहां फिर इसकी चर्चा आएगी। तो भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में संपत्ति के अधिकार को अब शामिल किया गया है, जो कि अब आपका मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि विधिक या कानूनी अधिकार है। विधिक या कानूनी अधिकार है आपका संपत्ति का अधिकार, अब मौलिक अधिकार नहीं है। इसी वजह से वहां ये गायब मिला था। ठीक, अब बारी बारी से जो 6 मौलिक अधिकार हमने लिखवाया है, एक एक मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो इसमें पहला मौलिक अधिकार था समता या समानता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी। ठीक, ये कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। अब इसमें एक एक आर्टिकल अनुच्छेद हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। अनुच्छेद 14 ये क्या कहता है? तो विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण। ठीक, अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता, जहां भी समता आए तो समता का मतलब आपको समानता समझना है, बराबरी, इक्वलिटी। तो विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण। देखिए ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 14 में 2 वाक्य आता है। पहला है विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। ये काफी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहला नंबर जो विधि के समक्ष समता है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। और विधियों का समान संरक्षण जो है ये यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहला अंतर ये। दूसरा, विधि के समक्ष समता, इसका मतलब क्या है? तो विधि मतलब कानून, इसका मतलब है कि समक्ष मतलब सामने, यानी कानून के सामने सभी को बराबर माना जाएगा, समान माना जाएगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, नौकरी करने वाला हो, अधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कानून के सामने सबको समान माना जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्या कह रहा है? विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब यह है कि जो भी कानून होगा वो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। जो भी सरकार कानून बनाएगी सभी व्यक्ति पर, हम सभी लोगों पर वो लागू होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई कानून सरकार ने बनाया तो हम पर लागू नहीं होगा, मैं उसे नहीं मानूंगा, सब पर ये लागू होगा। ठीक, एक चीज और आप ध्यान से समझिएगा, जो भी मैं आर्टिकल यानी अनुच्छेद आपको पढ़ा रहा हूं, ये इसका क्लोज 1 होता है। हर एक अनुच्छेद का क्लोज भी होता है। जैसे मैथ में, गणित में आप 14 ब्रैकेट 1, 14 ब्रैकेट 2, 14 ब्रैकेट 3 इस तरीके से बोलते हैं। तो संवैधानिक जो शब्द है उसको क्लोज बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। और हर एक आर्टिकल का क्लोज भी होता है। क्लोज का मतलब पार्ट है, इसी का भाग।
तो एक चीज इसमें और मामले क्या आते हैं, तो जो भी ऊपर से आपको अधिकार दिए गए हैं उस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध भी लगाया गया है। प्रतिबंध मतलब उसकी सीमाएं भी है, ऐसा नहीं कि आपको पूरा स्वतंत्रता दे दिया गया है। जैसे देखिएगा अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता है, आजादी है, तो उस पर प्रतिबंध भी है, उसका एक सीमा भी है, लिमिटेशन भी है। बोलने का मतलब आपको मौलिक अधिकार मिला है, बोलने का मतलब ये नहीं कि आप अंत संत कुछ भी बोलिएगा, देशद्रोहात्मक बात बोलिएगा, सामाजिक सौहार्दता बिगाड़ने वाली बात बोलिएगा, सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाली बात बोलिएगा। तो ऐसी स्थिति में आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, आप जेल भी जा सकते हैं। कुछ तो चीजें ऐसी होती है कि सही होते हुए भी आप नहीं बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दिव्यांग व्यक्ति है, कहना तो नहीं चाहिए, समझाने के क्रम में मैं बोल दे रहा हूं, बाकी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। दिव्यांग में मान लीजिए कोई लंगड़ा व्यक्ति है, ठीक, तो वो तो स्वाभाविक है कि वो लंगड़ा है, तो आप उसे लंगड़ा नहीं कह सकते हैं। अगर वो चाहेगा तो आप पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसी तरीके से कुछ दलित समुदाय के लोग होते हैं, हरिजन समुदाय के लोग होते हैं, तो जाति तो सही बात है कि उनकी वो जाति है, लेकिन आप उनके जातिवाचक शब्द से उनको संबोधित नहीं कर सकते हैं, आप पर कार्रवाई हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि वो तो जाति है, मैं सही बोल रहा हूं। कुछ चीजें सही होते हुए भी आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर से जो भी आपको अधिकार दिए गए हैं, तो उसकी एक सीमा है। जैसे अभी कहा गया ना कि सबके लिए कानून एक समान होगा, सभी पर समान रूप से कानून लागू होगा, लेकिन आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं ये बात 100% सत्य नहीं है। भारत में कैटेगरी वाइज अलग अलग कानून है। जैसे मान लीजिए एससी समुदाय के लिए कुछ अलग कानून है, एसटी के लिए कुछ अलग कानून है, बड़े बड़े जो वीआईपी अधिकारी या बड़े बड़े मंत्री वगैरह जो होते हैं उनके लिए अलग से संवैधानिक प्रावधान है, हमारे लिए नहीं है वो। तो इसकी भी एक सीमा है ना, उसी सीमा में रह करके इसका अध्ययन हम लोगों को करना है। तो ये था आपका अनुच्छेद 14, ये समाप्त हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान एवं मूल वंश के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, ठीक। अब आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, तो इन 5 आधारों पर, 5 आधार कौन कौन सा है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान एवं मूल वंश के आधार पर यह कहता है कि विभेद का प्रतिषेध। देखिए ये सब संवैधानिक शब्द है, इसको आप बिल्कुल सिंपल होता है, बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखिए हर एक विषय का अपना कुछ शब्दकोश होते हैं, उनको आपको समझना होता है। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी जो वर्ड आएगा, शब्द आएगा, वो देखिएगा इकोनॉमिक्स में आएगा। फिर इकोनॉमिक्स भी आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्लास में आप रेगुलर बने रहें, इकोनॉमिक्स भी काफी बेहतर तरीके से आपको पढ़ाए जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारा ऐसा शब्द आता है कि अगर उसका सामान्य अर्थ आप नहीं जानते हैं तो फिर वो आपको समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो विभेद का मतलब होता है भेदभाव, और प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना या मना करना, ठीक। तो अब समझिएगा ये क्या कह रहा है, इन 5 आधारों पर, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर यह कह रहा है कि सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। विभेद का प्रतिषेध किया गया है, मना किया गया है, यानी इन 5 आधारों पर सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। तो देखिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये ऊपरी मामला होता है, इसका जब डिस्क्रिप्टिव आप पढ़ेंगे, अंदर जाएंगे, और इसका जब क्लोज आप पढ़ेंगे
तो मामले कुछ अलग भी होते हैं। और ध्यान रखेंगे कुछ महत्वपूर्ण आपको क्लोज भी पढ़ाया जाएगा, अभी देखिएगा आएगा, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होता है ना। जैसे मैंने नहीं बताया कि जैसे 15(1), 15(2), तो संवैधानिक शब्द में इसको क्लोज बोलते हैं, मैथ में ब्रैकेट 2 बोल देते हैं। तो इन 5 आधारों पर विभेद का प्रतिषेध जरूर लगाया गया है, और ये पांचों आपको याद रखना है, पांचों, ठीक। अब इसमें देखिए 2 शब्द नहीं डाले गए हैं, एक निवास और दूसरा भाषा। निवास और भाषा इसमें नहीं है, और इन 2 आधारों पर सरकार भेदभाव कर सकती है और करती भी है। जैसे देखिएगा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म निकालती है तो देखिएगा उसमें अपने राज्य के निवासियों के लिए कोटा निर्धारित कर देती है कि जैसे मान लीजिए कोई राज्य किसी नौकरी के लिए फॉर्म निकाला और 90% अपने निवासियों के लिए वो कोटा रख देता है। तो चूंकि निवास शब्द का यहां प्रयोग नहीं किया गया है, तो सरकार निवास के आधार पर भेदभाव करके वो अपने राज्य के निवासियों को प्राथमिकता दे सकती है और देती है। इसी तरीके से इसमें भाषा शब्द का भी प्रयोग नहीं किया गया है, तो भाषा के आधार पर भी सरकार देखिएगा भेदभाव करती है और कर सकती है। जैसे आप देखिएगा गैर हिंदी भाषी राज्यों का अगर एग्जाम आप देने जाएंगे तो वो अपने राज्य से संबंधित भाषा भी उसमें ऐड कर देता है। जैसे मान लीजिए उड़ीसा गवर्नमेंट का, उड़ीसा सरकार का अगर कोई फॉर्म भरिएगा तो उसमें एक उड़िया का पेपर वो रख देगा, और चूंकि उड़िया आप जानते नहीं है, तो भाषा के आधार पर सरकार भेदभाव कर सकती है क्योंकि इसमें यह शब्द नहीं रखा गया है, ठीक। अब जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि कुछ महत्वपूर्ण क्लोज भी आपको इसमें पढ़ना है। तो देखिए 15 का ही अगला, ये 15 का 1 होता है, क्लोज 1 होता है ऊपर वाला कोई भी अनुच्छेद। अब इसी का 15 का ही आगे का क्लोज हम लोग पढ़ेंगे, अनुच्छेद 15 क्लोज 3। इसमें क्या है, तो विशेष आरक्षण का प्रावधान, विशेष आरक्षण का प्रावधान जैसे मतलब, जैसे का मतलब कि विशेष आरक्षण का मतलब क्या होता है, तो जैसे महिला एवं दिव्यांग, महिला एवं दिव्यांग, ठीक। ध्यान रखेंगे, बारी बारी से समझते हुए चरणबद्ध तरीके से चलेंगे, अभी मामला बहुत कुछ इसमें समझने का बचा हुआ है ना। तो बारी बारी से चरणबद्ध तरीके से आप समझिएगा इसको। देखिए भारत में जो आरक्षण दिया गया है, पहला आरक्षण में अंतर यह है कि ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है विशेष आरक्षण, स्पेशल रिजर्वेशन, और दूसरा होता है सामाजिक आरक्षण, सामाजिक आरक्षण, सोशल रिजर्वेशन। विशेष आरक्षण का उदाहरण क्या है, तो महिला है और दिव्यांग है। सामाजिक आरक्षण का उदाहरण क्या है, तो एससी है, एसटी है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है। ये एससी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो विशेष आरक्षण और सामाजिक आरक्षण में अंतर क्या है, पहले ये समझिएगा। देखिए विशेष आरक्षण जो होता है वो जाति से संबंधित नहीं होता है। जैसे विशेष आरक्षण में महिला को आरक्षण दिया जाता है, तो इसमें महिला को आरक्षण दिया गया है, वो किसी भी जाति धर्म की हो उससे कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से दिव्यांग, अगर दिव्यांग को आरक्षण दिया गया है तो उसका जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, अगर वो दिव्यांग है तो उसे वो आरक्षण दिया जाता है। तो भारत में महिला हो या दिव्यांग हो, इनको जो आरक्षण दिया गया है, पहली बात कि इसको विशेष आरक्षण कहा जाता है, और इसका प्रावधान भाग 3 के अनुच्छेद 15 क्लोज 3 में किया गया है। और जो सामाजिक आरक्षण है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाला, वो आगे का मामला है, आगे देखेंगे। तो यहां तक मामला स्पष्ट हुआ।
अब आगे समझिएगा, 15 का ही क्लोज अभी हम लोग को समझना है। अब इसी का 15 का ही देखिएगा, 15 अनुच्छेद 15 क्लोज 4, ये क्या है? तो शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी को आरक्षण, ठीक। 15 क्लोज 4 में शैक्षणिक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है वो 15 क्लोज 4 के तहत दिया गया है। बस अब आगे देखिएगा, अनुच्छेद 15 क्लोज 5, उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को आरक्षण, ठीक। एक चीज और यहां समझिएगा मामले को, आरक्षण में और अंतर क्या है? तो कुछ आरक्षण सेवा के लिए होता है और कुछ आरक्षण जैसे यहां आया शैक्षणिक मामलों के लिए होता है, शैक्षणिक मामलों के लिए होता है। सेवा का मतलब होता है सर्विस, ठीक। ध्यान रखेंगे, संविधान में नौकरी शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। जहां भी संविधान में सेवा शब्द आएगा, सर्विस शब्द आएगा, आपको नौकरी समझना है। मामला क्या है ना कि कुछ शब्द सुनते सुनते हम लोग आदी हो गए हैं, है ना, तो ज्यादातर आदमी नौकरी शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन संविधान में नौकरी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, सेवा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो रिजर्वेशन में कुछ रिजर्वेशन सेवा के लिए होता है, कुछ शैक्षणिक होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां अभी सेवा की बात नहीं हो रही है। जो ओबीसी की मैं बात कर रहा हूं तो ये सेवा वाला नहीं है, सेवा वाला अनुच्छेद 16 में आएगा। ये शैक्षणिक संस्थानों वाला है, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला। तो देखिए 2006 से पहले ओबीसी को जो शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो वो हायर एजुकेशन में नहीं था। हायर एजुकेशन मतलब जैसे एमबीबीएस हो गया, नीट हो गया, ये सब नीट, एमबीबीएस, एमबीए, ये सब होता है ना बड़ा बड़ा। तो उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पहले रिजर्वेशन नहीं था 2006 के पहले। देखिएगा 93वां संविधान संशोधन किया गया, 93वां संविधान संशोधन जो कि 2006 में हुआ था। इस 93वां संविधान संशोधन के द्वारा ओबीसी को उच्च शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन दिया गया, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब जो हायर एजुकेशन है, ठीक। तो यहां तक हो गया, आर्टिकल 15 क्लोज 5 तक हो गया। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 15 क्लोज 6, ठीक। ये 15 का ही भाग है सब। इसमें देखिएगा ईडब्ल्यूएस को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, ठीक। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो शैक्षणिक संस्थान में रिजर्वेशन दिया गया है ना, वो अनुच्छेद 15 क्लोज 6 के तहत दिया गया है। ध्यान रखेंगे, ईडब्ल्यूएस को चाहे वो शैक्षणिक वाला रिजर्वेशन हो या सेवा मतलब सर्विस, नौकरी वाला, ये कब दिया गया? तो 103वां संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन
2019 में ये दिया गया है। सेवा वाला आगे आएगा, सेवा वाला अनुच्छेद 16 में आएगा। यहां केवल अभी शैक्षणिक वाला है अनुच्छेद 16 क्लोज 6 में। तो 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ था, इसी संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो या सेवा वाला हो। तो जो शैक्षणिक वाला मामला है ये अनुच्छेद 15 क्लोज 6 के तहत दिया गया है, और सेवा वाला जो है वो अनुच्छेद 16 में आएगा, वो आगे आएगा। बस, तो ये था आपका अनुच्छेद 15 का टोटल मामला समाप्त हुआ। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में। लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी सेवा। लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक, अब यहां ये ध्यान रखेंगे, देखिए एग्जाम में ये सरकारी सेवा नहीं लिखा हुआ आएगा। लोक नियोजन का मतलब क्या होता है आपके समझने के लिए मैंने यहां सरकारी सेवा लिखा है। लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी सेवा, और सेवा का मतलब समझ रहे हैं नौकरी। तो अनुच्छेद 16 कह रहा है कि लोक नियोजन यानी सरकारी सेवा में सबको समान अवसर दिया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं भेदभाव होता है। आरक्षण क्या है? आरक्षण भेदभाव ही है। जो भी हो, सामाजिक समानता के लिए ये सरकार के द्वारा उठाया गया एक दीर्घकालिक कदम है, जो कि जरूरी भी है। ठीक, संवैधानिक व्यवस्थाओं का आपको विरोध नहीं करना है, हम विरोध नहीं कर सकते, आप नेता नहीं है। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब इसी में आगे देखेंगे अनुच्छेद 16 क्लोज 4। अब देखिए इसी का पार्ट है क्लोज 4। अब इसमें क्या है? तो इसमें है सामाजिक आरक्षण का प्रावधान। जैसे ओबीसी। ठीक, तो ओबीसी को जो सेवा मतलब नौकरी, यहां देखिए अनुच्छेद 16 में सेवा वाला मामला है, यहां सेवा लिखा हुआ है। तो ओबीसी को जो सेवा में यानी नौकरी में जो रिजर्वेशन दिया गया है, उसका प्रावधान कहां है? तो अनुच्छेद 16 क्लोज 4 में है। ठीक, जब डिस्क्रिप्टिव आएगा तो किस तरीके से भारत में ओबीसी आरक्षण की शुरुआत हुई, कैसे काका साहेब काटेलकर, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इस तरीके से हर एक आरक्षण का एक अलग डिस्क्रिप्टिव में चैप्टर आएगा। इसके बाद ही मैं उसको पढ़ाऊंगा। तो उसमें आप देखिएगा, चाहे एससी आरक्षण हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सबको एक जगह आपको संग्रहित करवाया जाएगा, ताकि आपको समझने में सहूलियत हो, आसानी हो। ठीक, क्योंकि इधर ये बिखरा हुआ मिल रहा है, तो मैं एक जगह आपको वहां आरक्षण से सबको कलेक्ट करवाऊंगा। तो ओबीसी को जो सेवा में नौकरियों में जो आरक्षण दिया गया है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 16 क्लोज 4 में किया गया है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 16 क्लोज 6, ईडब्ल्यूएस को सेवाओं में आरक्षण। ठीक, तो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं, जो इनको सेवा यानी नौकरियों में जो रिजर्वेशन दिया गया है, ये किसके तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 16 क्लोज 6 के तहत दिया गया है। बस, तो ये था आपका अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 समाप्त हुआ। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। अस्पृश्यता का अंत। ठीक, तो अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है ना, छुआछूत का अंत करता है। एक चीज और, एक मामला छूट गया है 16 में, उसको आप रिमाइंड कर लीजिएगा।
एक छूट गया है अनुच्छेद 16 का, 16 क्लोज 4 का ए है, ये अलग से है, उसी में अनुच्छेद 16 क्लोज 4 ए, इसमें लिखिएगा आप सेवाओं में एससी एवं एसटी को पदोन्नति में आरक्षण। ठीक, ये 17 से पहले का है, अभी 17 को मैं मिटा दे रहा हूं। 17 से पहले का है अनुच्छेद 16 क्लोज 4 ए में सेवाओं में यानी नौकरियों में एससी एवं एसटी को पदोन्नति में आरक्षण। अब यहां एक चीज और अलग से समझिएगा, देखिए जो एससी या एसटी है और इधर मान लीजिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, इनके आरक्षण में क्या क्या अंतर है। पहला अंतर यह है कि इनको पदोन्नति के साथ साथ पदोन्नति प्लस नियुक्ति दोनों में आरक्षण दिया जाता है और इनको केवल नियुक्ति में आरक्षण दिया जाता है। मतलब समझिएगा, नियुक्ति का मतलब जो जैसे देखिएगा जब फॉर्म आता है तो उसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए सीटें आरक्षित होती है, तो नियुक्ति यानी जो वैकेंसी होगा उसमें केवल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाता है और जो एससी और एसटी जो हैं इनको नियुक्ति में भी मतलब वैकेंसी में भी, वैकेंसी के वक्त भी और उसके बाद जब ये नौकरी करने लगते हैं तो पदोन्नति का मतलब प्रमोशन, इनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाता है और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को पदोन्नति यानी प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। ठीक, तो ये था अंतर। कुछ और भी अंतर है, जैसे एससी और एसटी केवल जाति के आधार पर यह रिजर्वेशन दिया जाता है और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में प्रावधान क्या है कि इसमें दो शर्त है। पहला कि इससे संबंधित वो जाति होना चाहिए और दूसरा इसमें आर्थिक देखिएगा सीमा भी लगाया गया है, वो डिस्क्रिप्टिव में आएगा। आर्थिक मतलब वो धनी नहीं होना चाहिए, क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, तभी उसको ये रिजर्वेशन मिलेगा। तो इस तरीके से तो सेवाओं में एससी और एसटी को जो पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है ये मूल संविधान में नहीं था, ये था 17वां संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा एससी और एसटी को पदोन्नति में आरक्षण दिया गया। सेवा में पहले से था इनका, जब से संविधान लागू हुआ है तब से इनको सेवा में दिया जा रहा था। मतलब सेवा का मतलब नौकरी में ही, नियुक्ति में इनको रिजर्वेशन था पहले मूल संविधान से ही, लेकिन 17वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा इनको प्रमोशन में भी आरक्षण दिया गया, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 16 क्लोज 4 ए में किया गया है। बस 16 समाप्त हुआ। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, छुआछूत का अंत। ठीक, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत किया गया है और ये सरकार के साथ साथ हम लोगों पर यानी आम नागरिक पर भी लागू होता है। आप किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत की भावना से ग्रसित नहीं हो सकते उसके जाति के आधार पर, और ये हर एक जगह नियम लागू होता है, चाहे वो सरकारी ऑफिस हो, मंदिर हो, सार्वजनिक स्थल हो, रोड चौराहा हो, कहीं भी किसी भी जगह पर आप अस्पृश्यता यानी छुआछूत की भावना प्रदर्शित नहीं कर सकते। अगर ऐसे करेंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, आप भी जानते हैं। तो इसमें नोट समझिएगा, पहला इसमें नोट में यह है
कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब का है? अधिनियम यानी कानून। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में इसको संसद ने बनाया था। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब का है? तो 1955 का है। कौन बनाया था? तो पार्लियामेंट ने बनाया था। दूसरा नोट समझिएगा, 1976 में इसका नाम बदल करके 1976 में इसका नाम बदल करके नागरिक को इंग्लिश में सिविल भी लिख देता है। सिविल का हिंदी नागरिक होता है। तो नागरिक या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। ठीक, कानून जो है 55 का ही है, लेकिन 1976 में इसी का नाम बदल करके नागरिक या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। तीसरा नोट में समझिएगा, 1989 में एससी एवं एसटी अत्याचार निवारक अधिनियम बनाया गया। एससी एवं एसटी अत्याचार निवारक अधिनियम ये कब का है? तो 89 का है। इसके तहत क्या किया गया? तो इसके तहत विशेष न्यायालय का गठन किया गया है। एससी और एसटी के मामले के सुनवाई के लिए जो विशेष न्यायालय होता है या विशेष थाना भी होता है, पुलिस चौकी होता है। देखिएगा, हरिजनों के लिए अलग से हरिजन थाना भी होता है। तो हरिजन थाना हो या इनके लिए विशेष न्यायालय हो, इसका प्रावधान किस अधिनियम में है? तो एससी एवं एसटी अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 में है। बस, तो यह था आपका आर्टिकल 17, ये समाप्त हुआ। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ठीक, यह भी काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो भारत में अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधि मतलब समझिएगा, देखिए उपाधि जब भी होता है वो नाम के पहले होता है, और जो सरनेम होता है ना, वो नाम के बाद होता है। जैसे सरनेम, जैसे मान लीजिए सी है, सबका ना बहुत सारा टाइटल है ना, जिसको टाइटल भी बोलते हैं। नाम के बाद जो जिससे जाति आदमी पकड़ता है, कहना नहीं चाहिए है ना। तो जो भी हो, उपाधि नाम के पहले लिखा जाता है, पहली बात। तो आप देखिएगा, प्राचीन काल हो या मध्यकाल हो, राजा महाराजा बहुत सारा उपाधि ग्रहण करते थे। जैसे एकराट, सम्राट, महाराजा धीराज, इस तरीके से। ब्रिटिश काल के दरमियान भी बहुत सारी उपाधियां ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी जाती थी, वो आप भी जानते हैं। जैसे कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को मिला था, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। तो ये सब क्या है? उपाधि है। तो ध्यान रखेंगे, जब से हमारा देश में संविधान लागू हुआ है, तब से उपाधि वर्जित कर दिया गया है। उपाधि नहीं दिया जा सकता है। एक चीज और अलग से समझिएगा, देखिए सामान्य तौर पर हम लोग कुछ उपाधियों का प्रयोग भी करते हैं, हालांकि वो दिया नहीं गया है और न दिया जा सकता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम कुछ उपाधि बोलते हैं। जैसे देखिएगा, आप भी जानते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं राष्ट्रपिता, तो इसका मतलब जब भी मैं राष्ट्रपिता बोलता हूं तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो देखिए, नाम के पहले ये राष्ट्रपिता आया, तो राष्ट्रपिता हम किसको बोलते हैं? महात्मा गांधी को बोलते हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी के सम्मान में हम बोल देते हैं, ये राष्ट्रपिता की उपाधि दिया नहीं गया है और न दिया जा सकता है। ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है। इसी तरीके से मान लीजिए देश रत्न राजेंद्र प्रसाद, देश बंधु चित्तरंजन दास, ऐसा बहुत सारा उपाधि आता है। तो ये न तो दिया गया है न दिया जा सकता है, हम सम्मान में भले बोल देते हैं। ठीक, अब इसमें कुछ नोट का मामला समझिएगा। देखिए, नोट में
उपाधि दो क्षेत्रों में दिया जा सकता है, एक शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरा सेना के क्षेत्र में। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कैसे, तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति पीएचडी या एमबीबीएस कर लेता है तो उसको डॉक्टरेट की उपाधि दिया जाता है। देखिए उपाधि दिया जा रहा है डॉक्टरेट की, तो वो अपने नाम के पहले डॉक्टर लिखेगा। तो शिक्षा में उपाधि वर्जित नहीं है, अगर कोई उपलब्धि अर्जित करता है तो उसको उपाधि दिया जा सकता है और वो अपने नाम के पहले लिखेगा उस उपाधि को। इसी तरीके से सेना में भी उपाधि दिया जाता है, इसमें भी वर्जित नहीं किया गया है। जैसे सेना में कोई सैनिक काफी अदम्य साहस दिखाता है तो परमवीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र, ऐसे बहुत सारी उपाधियां दिया जाता है और वो अपने नाम के पहले लिख सकता है इन उपाधियों को। ठीक, फिर एक अलग से समझिएगा, जैसे 4 नागरिक अलंकरण भारत सरकार देती है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो इसको भी कुछ लोग उपाधि समझ लेता है, लेकिन ये जो चारों है, जो नागरिक अलंकरण है, चाहे वो भारत रत्न हो, पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो या पद्म श्री हो, ये उपाधि नहीं होता है। सरकार एक प्रकार का नागरिक अलंकरण है। अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए भारत रत्न दिया जाता है तो पहला नंबर, मैंने पहले भी बताया कि उपाधि नाम के पहले लिखा जाता है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है सुनील कुमार, अब भारत सरकार मान लीजिए उसको भारत रत्न दे देती है तो अपने नाम के पहले नहीं लिख सकता है। यह नहीं लिख सकता कि भारत रत्न सुनील कुमार, नहीं, वो 2 प्रकार से इसे लिख सकता है। पहला लिखेगा ऐसे सुनील कुमार, अब ब्रैकेट में नीचे इधर भारत रत्न लिख सकता है। या दूसरा तरीका है कि वो लिखेगा कि राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से विभूषित सुनील कुमार, नाम में डायरेक्ट नहीं लिख सकता है वो। तो इसलिए ये उपाधि नहीं है, नागरिक अलंकरण है। अब इसी का देखिएगा अनुच्छेद 18 का ही क्लोज, आपको क्लोज 2 क्या कहता है इसी का, तो 18 क्लोज 2 कहता है कि कोई भी जो भारतीय है वो विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए पहले ब्रिटिश काल में ब्रिटिश सरकार बहुत से भारतीयों को उपाधि देती थी, जैसे नाइटहुड, कैसर हिंद महात्मा गांधी को दिया गया था। तो अनुच्छेद 2 कहता है, देखिए एक तो ये 18 का 1 है, ये कहता है कि भारत सरकार किसी को उपाधि नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 18(2) कहता है कि आप विदेश से भी उपाधि नहीं ले सकते हैं। जैसे कोई विदेशी सरकार अगर उपाधि आपको देती है तो अनुच्छेद 2 उस पर प्रतिबंध लगाता है, आप विदेश से उपाधि नहीं ले सकते हैं किसी भी विदेशी सरकार से। अब इसी का देखिएगा अनुच्छेद 18 क्लोज 4 क्या कहता है, तो विदेशी सरकार से आप उपाधि ले सकते हैं बशर्ते जब राष्ट्रपति इसकी आपको अनुमति देंगे तब। अनुच्छेद 18 क्लोज 4 कहता है कि विदेशी सरकार से उपाधि आप तभी ले सकते हैं जब राष्ट्रपति आपको अनुमति देंगे, तब ले सकते हैं, अन्यथा आप नहीं ले सकते हैं। मामला बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये देखिए अनुच्छेद 18 तक कंप्लीट हुआ और कुल मिलाकर के जो पहला मौलिक अधिकार था समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक था, ये आपका समता का अधिकार पहला मौलिक अधिकार आपका समाप्त हुआ। अब इसमें देखिएगा दूसरा मौलिक अधिकार आएगा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो आज के क्लास में आपका इतना ही, केवल पहला आपको मौलिक अधिकार पढ़ाया गया, समता का अधिकार। अगले क्लास में स्वतंत्रता का अधिकार आपको पढ़ना है। तो आज का क्लास इतना ही ठीक है।